देखेंगे कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, जिसे नीति निदेशक तत्व, मैं डिस्क्लेमर के तौर पे बोल देता हूँ, ये निर्देशक नहीं निदेशक है, ये निदेशक, आप नहीं निर्देशक, नीति तो गलत पढ़ रहे हो आप। नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों में संबंध, एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था कि मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निदेशक दोनों एक दूसरे के पूरक है, समझाइए। देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको क्या है था, शुरुआत में क्वेश्चन निकालो तो आप शुरू के, पीडीएफ दे दो इनको, कोई यामिन इनको बताओ, देखो दोनों मिलकर देखो क्वेश्चन नंबर, देखो ये आया था पेज नंबर 98, ये कहाँ है यार, ये कहाँ है क्वेश्चन, इसमें तो दिख ही नहीं रहा मुझे। अच्छा ये क्वेश्चन अलग आया हुआ है, ये उसका पेपर नहीं आया अभी। भिन्न तो ठीक है, हाँ क्वेश्चन ये आया हुआ है, मैं बता दूंगा आपको कि नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है। अच्छा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट में ये क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में कि ये दोनों एक दूसरे, आलोचना तो मूल्यांकन तो कर लेंगे हम, अभी आलोचना करना है इसकी। अच्छा संबंध का मतलब क्या होता है, पति पत्नी का संबंध होता है, भाई बहन का संबंध होता है, रिलेशन। संबंध मतलब एक दूसरे के पूरक, पति पत्नी साथ में क्यों बोलते हैं, आग पानी है ना, ऐसे एक दूसरे के बिना अधूरे, खत्म बात बोल ली, यही खत्म बात हो गई कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक का अगर एक अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। कोचिंग का अस्तित्व है जब बच्चों का और कोचिंग का संबंध क्या है कि वो है तभी क्लास है। सेम ऐसे ही अगर नीति निदेशक तत्व दे दिए और मौलिक अधिकार नहीं दिए, खाओगे क्या इसको, मौलिक अधिकार दे दिए और सरकार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी तो भी कोई मतलब नहीं, बोले ये तो फोकट बात बोल रहे, मुद्दे की बात बताओ, मुद्दे की बात बताते आपको। अब इसको लेकर बहुत सारे केस जाते हैं, कहाँ पे, कोर्ट में। देखो अब आप इसका क्या आंसर कैसे लिखेंगे पता है, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में संबंध लिखेंगे आप, तो शुरू कैसे करेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में दिया गया है, अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक, मौलिक अधिकारों को यहाँ दिया गया है, मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ मिले हैं, नीति निदेशक तत्व व्यक्तियों के लिए मिले हैं, मौलिक अधिकार किसी एक व्यक्ति का भला करते, जबकि नीति निदेशक तत्व पूरे समाज का भला करते। तो क्या लिखें, पहला संबंध क्या बना, मौलिक अधिकार क्या है, व्यक्ति का भला करते, किसका, और डीपीएसपी किसका भला करते, समाज। पहले तो बेसिक आउटलाइन दे दी, अब फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, अब इससे संबंधित केस, अब क्या लिखेंगे केस। तो अब इसकी थोड़ी आउटलाइन पढ़ लो कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व पारस्परिक संबंधों के विषय में न्यायपालिका का दृष्टिकोण अलग है, संसद का दृष्टि, देखो न्यायपालिका किसको तवज्जो देगी, फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को बढ़ावा देगी ना, क्यों, क्योंकि व्यक्ति के लिए मिली, जबकि सरकार किसको देगी, डीपीएसपी, क्यों, क्योंकि सरकार को लेने वोट, एक व्यक्ति से काम नहीं, पढ़े लिखे लोगों को कोई मतलब नहीं है। बच्चों की मेरी बात सुनो, बच्चों से जो है सरकार फीस लेती है, एग्जाम फॉर्म ने फलाना फॉर्म ने कुछ नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि वो बेरोजगार है, उनके वोट की वैल्यू भी नहीं थी, पता है ये जब बच्चे, पहली बात तो पढ़े लिखे लोग वोट देते हैं, नोटा देते, मुर्गा क्यों खिलाते हैं लोगों को, जाके ट्रैक्टर में भर के क्यों ले जाते हैं लोगों को, क्योंकि उनको पता है वोट यही देंगे। कमलेश्वर डोडियार ने क्या करा, सबको बेरू बना दिया, 51% वोट ले लिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट लिए, मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट हुई सेलाना में। क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत कहां रहा है, सेलाना, 91% से भी ज्यादा। आपको पता है 50 से 60-70% वोटिंग रहती है, 60 से 70%, 68% इस बार मध्य प्रदेश की वोटिंग थी, मतलब 100 में से 68 लोगों ने वोट किए, लेकिन सेलाना में 100 में से 51 लोगों ने वोट किए। सेलाना एरिया कौन सा है,
ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया में अब जो जनजाति लोग उनको क्या करना है, जो गरीब व्यक्ति है उसको क्या करना है, दारू पिला दिया, मुर्गा खिला दिया, जो भी गरीब है उसको तो यही है। शुरू छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं ना, जैसे आप हो तो बोलो पीएससी की नौकरी लगेगी तब, लेकिन जो गांव का बच्चा है वो कोचिंग आ गए, वही सफलता बोले मैं कोचिंग जा रहा हूँ, तो उनको क्या कर दिया आपने, मुर्गा खिला दिया, ये कर दिया, तो पूरे समाज को अट्रैक्ट करा ना। जबकि मौलिक अधिकार तो आपकी नींद, मम्मी नींद में उठा दिया, आप कैश कोर्ट चले जाओ, तो सरकार वैल्यू किसको ज्यादा देगी, डीपीएसपी को, समाज को। और मौलिक अधिकार को वैल्यू कौन देगा, न्यायपालिका, क्योंकि संविधान के लिए या न्यायपालिका के लिए हर व्यक्ति समान है, एक व्यक्ति की भी वैल्यू है, लेकिन सरकार के लिए किसकी वैल्यू है, बहुत सारे व्यक्तियों की वैल्यू। मूर्खों का शासन सुना आपने, टायरेनी ऑफ मेजोरिटी, मतलब भारत में बहुल तंत्र, दुनिया में बहुल तंत्र चलता है, जितने लोगों ने वोट डाल दिया वो जीत गया। जरूरी थोड़ी कि जो एक आपने एक वीडियो देखा होगा थोड़े दिन पहले चला था, वो बोलते हैं ना कि एक भेड़ पूरी, एक भेड़ गिरा सब गिर जाते, वो एक आग में गया था, सारे भेड़ आग में चले गए बिना नीचे देखे। एक वीडियो चला था 2 3 4 महीने पहले, तो ऐसा रहता है। तो इनमें पहला संबंध क्या है, पहला संबंध नहीं, हम बेसिक देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर न्यायपालिका का विचार अलग है, सरकार का विचार अलग है। इन दोनों को लेकर बहुत सारे द्वंद्व चलते रहे, द्वंद्व मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, न्यायपालिका कुछ अलग विचार दे रही है, संसद कुछ अलग बोल रही है, लड़ाई ये चलती रहती, तो बोले ये बड़े कि ये बड़े है, कभी बोलते ये बड़े कभी ये बड़े, और फिर लास्ट में एक केस होता है वो बताएंगे आपको। तो ये ऐसा आउटलाइन बनाएंगे, क्या लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन में, बताओ। अगर क्वेश्चन आ गया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, समझाओ, क्या करोगे आप, तो आप पहले बेसिक दोगे कि मौलिक अधिकार का वर्णन यहाँ किया गया है, मौलिक अधिकार राज्य को मिले हैं, सॉरी राज्य के खिलाफ व्यक्ति को मिले हैं, वहीं पर नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन यहाँ किया गया है, ये समाज के लिए है, ये राज्य के लिए सकारात्मक है, राज्य चाहे तब लागू कराए। क्या लिखा है, मौलिक अधिकारों को सरकार को भले मरी हालत में तो भी देना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को तब देगी जब सरकार योग्य होगी, और सरकार योग्य कब होगी, जब सरकार तय करेगी, और सरकार तय क्यों करेगी, मैं योग्य हूं, है ना। तो ये बेसिक लिख दिया आपने। इस पर न्यायपालिका और संसद का समय समय पर रुझान बदलता रहता है, उसको लेकर कई सारे केस हुए, अब उस केस को देखेंगे हम, ठीक। तो पहला केस है चंपकम दोराई जन, चंपकम केस बनाम मद्रास, ये भी क्वेश्चन याद रखें, बनाम मद्रास स्टेट, कब हुआ था ये, 1951। अब 1951 में एक और केस हुआ था, बताया था, ए के गोपालन, ए के गोपालन बताया था ना हमने आपको, फंडामेंटल राइट पढ़ाए रहते थे। शंकरी प्रसाद 52 में हुआ था, एक 50 में, सॉरी ए के गोपालन 50 में हुआ था, शंकरी प्रसाद 52 में हुआ था, 51 में नहीं हुआ, केशवानंद तो 73 में हुआ। तो अब इस केस में क्या हुआ, किस केस में, बताओ क्या हुआ इसमें, बताओ रोहित क्या हुआ, जब इसने ये बोला कि इस शिक्षा से संबंधित कोई सा केस था, हाँ है ना, ये एक व्यक्ति, एक लड़का था, उसको कॉलेज में क्या मिला, एडमिशन नहीं मिला, तो सरकार, इसने न्यायपालिका ने बोल दिया, किसमें, न्यायपालिका ने बोला, इतना याद रखिए, क्रक्स है ये, इस केस में न्यायपालिका ने बोला, किस केस में, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास स्टेट, न्यायपालिका ने क्या बोला कि मौलिक अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है, किससे, डीपीएसपी से। पहला केस क्या हुआ, पहला संबंध क्या बना कि मौलिक अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब बहुत ज्यादा लिख दिया, शॉर्ट इन्होंने लिखा मोनिका ने, इनसे देखना, मोनिका उनको बताना आपने शॉर्ट कैसे लिखा है ना, और मैं भेज भी दूंगा ये, इसमें तो डिटेल नहीं दे रखा है, डिटेलिंग में मैं भेज दूंगा आपको। तो पहला केस क्या होता है, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास स्टेट, एडमिशन लेने जब शिक्षा संबंधित अधिकार को लेकर गए थे, किसको लेकर, शिक्षा से संबंधित। अब शिक्षा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है आपका, एक तो राज्य के खिलाफ कौन सा मिला है, 15(1), धर्म जाति मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी आधार पर, राज्य, उसके बाद 16, उसके बाद कौन सा है 21 भी, उसके बाद एक और आर्टिकल है, खैर वो तो छोटे बच्चों के लिए 45 भी है, संबंध इनमें 45 है, 45 में भी लिखा गया है।
तो इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि मूल अधिकार बड़े हैं किससे, डीपीएसपी से। हाँ, आप किसी भी आधार पर क्या नहीं कर सकते, मूल अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते फंडामेंटल डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए। सरकार इसके खिलाफ क्या कर दिया, पहला संशोधन 1951। क्या हुआ, पहला संविधान संशोधन कर दिया 1951। इस पहले संशोधन में क्या कहा गया, 15(4) जोड़ा गया कि राज्य वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और आरक्षण संबंधित दे दिया कि आरक्षण कर सकता है कि कुछ लोगों को की सीटें रिजर्व कर सकता है। रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, आरक्षित मतलब रिजर्वेशन ट्रेन में बैठे होंगे ना, पहले से बुक कर दो, आप ही बैठेंगे, दूसरे नहीं बैठ जाएंगे। तो क्या कर दिया सरकार ने कि हम क्या कर, आरक्षित, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मौलिक अधिकारों को आप क्या करो, मौलिक अधिकारों कैसे आरक्षित कर दो, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए डीपीएसपी को खत्म मत करो। सरकार ने जुगाड़ निकाला, बोले जब चलो मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं करेंगे ना डीपीएसपी को, लेकिन हम ये करेंगे कि हम इनको आरक्षण दे देंगे। तो सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन में पानी बोतल दो तो। हाँ, अब अगला आया एक और, बस ये इतना याद रखना है, क्या कर दिया 1951 में 15(4) जोड़ा, बस 15(4) जोड़ा, बाकी 31 सब जोड़ा, वो कुछ याद नहीं रखना, इतना याद रखा, दूसरा हो गया। अब तीसरा केस आता है आपका कौन सा, हाँ। और एक और बात जोड़ी इसमें, पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी, क्या जोड़ी, अच्छा अब इस 9वीं अनुसूची में क्या था, भूमि सुधार या 9वीं अनुसूची में जो भी जोड़ देंगे उस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। सरकार 15(4) को लाके 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया, बोले जाओ देख लो, तो न्यायपालिका के पास अधिकार ही नहीं जाके हम देखें इसको। मान के चलिए मैंने बोला कि आपका मन है वो करें, लेकिन ये उस कमरे में ही जाएंगे, और मैंने बोल दिया कॉपी लेके आओ, कैसे लाओगे, मैं गए टांगे तोड़ दूंगा। सेम सरकार ने ऐसा करा कि ठीक है हम आपकी बात मान रहे, पर 15(4) जोड़ दिया और 9वीं अनुसूची कि न्यायपालिका के हाथ बांध दिए हैं। अब क्या पहला क्या लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे चंपकम दोराइजन केस 1951। इसमें शिक्षा संबंधी अधिकार को लेकर गए थे केस में, जिसमें न्यायपालिका ने कहा कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्यायिक बस इतना ही लिखेंगे आप, ज्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है। फिर आता है इसके खिलाफ सरकार लेकर है पहला संशोधन, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 15(4) नया प्रावधान जोड़ा गया। 15(4) हमने आपको पढ़ा रखा है, और 15(4) को कहां डाल दिया, 19 है ना, 9 में। और बहुत सारी सरकारें क्या करती है, आरक्षण संबंधी प्रावधान है ना, पहले किसमें डाल देती थी, 9वीं अनुसूची में। लेकिन 9वीं अनुसूची संबंधित एक लास्ट केस आया, आईआर कोहिल्यो केस 2009, कि अब 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय है तो उस पर भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन पे रोकने के नाम पे आप कुछ भी कर दोगे, सरकार को बोला आपकी मनमानी चला रहे हो। तो 2007 में केस आया था, और ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी लिख लो आप, 9वीं अनुसूची से संबंधित आखिरी केस, 9वीं अनुसूची से संबंधित आखिरी केस, आईआर कोहिल्यो केस, आईआर कोहिल्यो। ये उधर के थे, सिक्किम साइड के ना, तो इनका नाम है आईआर कोहिल्यो के। इसमें कहा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में रखे गए विषय पर भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। पहले क्या था, 9वीं अनुसूची में कुछ डाल दिया मतलब उस पर कोई पुनरावलोकन नहीं होगा, लेकिन बाद में बोला होगा। अब अगला तो दो केस देखे हम, चंपक्कम दोराइजन केस, और दूसरा देखा हमने पहला संशोधन 1951। फिर इस केस का बाईपास करने के लिए, चंपक्कम दोराइजन को बाईपास करने के लिए पहला संशोधन करा। हाँ, किसी भी विषय पर न्यायिक पुनरावलोकन,
पहले तो हो ही नहीं सकता था 2009 से पहले। 7 या 9 है, इसमें डेट देख लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। 90% वो भूमि से संबंधित विवाद है, भूमि से रिलेटेड ना। ए और बी मतलब भूमि से रिलेटेड, संसद के पास अधिकार है, ये सब थे। इतना नहीं जानना हमें, जितना बता रहे इतना ही है ना। अब अगला आता है आपका कौन सा केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब। गोलकनाथ कौन थे, लैंड ओनर थे ना ये। 500 बीघा जमीन थी, सरकार ने 30 बीघा दी थी, बाकी सब बेच दी थी, मतलब ले ली थी ना। तो गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये कब हुआ, 1960। इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि संसद के पास कोई शक्ति नहीं कि मौलिक अधिकारों को कम करे। और ये एमपीवीएससी प्री में आया हुआ है कि किस केस में कहा गया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है, गोलकनाथ केस। तो क्या है, संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती। देखो ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, पर अभी जो पढ़ेंगे उसमें आने लगे हैं। नहीं आ रहा होगा कुछ भी समझ में, इनके ही नहीं आ रहा है, आपके तो ठीक है बस, है ना। उस समय की बात, 1967 की, अब की बात नहीं हो रही है। हाँ 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 हाँ, बोलो। हाँ, कभी आज से कंपैरिजन कर लो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ऐसे केस नहीं होते। जैसे गोलकनाथ एक व्यक्ति गया तो उस केस का नाम क्या रखेंगे, गोलकनाथ बनाम भरत संघ। जैसे आपका केस गया कि कोचिंग वाले ने मेरी फीस ले ली, पैसे खा गए, कोचिंग वाले के पास जाएंगे, कोचिंग के खिलाफ डिम्पल बनाम कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये है ना। या डिम्पल की ओर रिएक्ट, हाँ हाँ, तो उस पर सुनवाई होगी फिर। बड़े मतलब पढ़ क्यों रहे, हम बड़ी चीजें ही पढ़ते ना। बाकी केस तो हजारों केस आते, रोज आता है, बोलो इसने इसको मार दिया, इसको मर्डर कर दिया, इसके रेप कर दिया, ये केस थोड़ी पढ़ते क्या हम। जैसे शाह बानो केस, सायरा बानो केस, कुछ ही केस ऐसे, 50 केस ऐसे होंगे जो पढ़ते हैं। मैं बताऊंगा, ये बताएंगे आपको, ये आगे बताएंगे, शाह बानो और सायरा बानो केस, है ना, आगे बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे आप। एक तो नर्स थी और एक वकील की लाड़ी थी। नर्स का तो रेप हो गया था, तो उसका 42 साल तक वो कोमा में रही, 42 साल, शाह बानो। और सायरा बानो के पति ने 60 साल की एज में तलाक 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 3 बार तलाक बोल के उसको डिवोर्स दे दिया, और बोल दिया तुझे मेहर की रकम 60 साल पहले तय करी थी 125 रुपए महीना, 6 महीने तक देना, 125 खाएगी क्या उसे 125 रुपए को। तो कोर्ट गई, बोले 125 रुपए में क्या होगा, उसका पति वकील था, वकील मतलब जानकार था, तो फिर ये केस गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, गलत कर रहा है कौन, वकील साहब गलत कर रहे है ना, सायरा बानो के साथ गलत हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को बाईपास पास करने के लिए पहला संशोधन आया ना, इसको बाईपास, ऐसे राजीव गांधी जी ने क्या करा, एक अधिनियम बना दिया कि न्यायपालिका किसी को भी किसी के पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस करने का अधिकार नहीं, नहीं होता ना उस समय। तो उस समय क्या हुआ, तो उसको बोला जाता तुष्टीकरण की राजनीति, कि राजीव गांधी जी ने मुस्लिम को खुश करने के लिए मतलब महिलाओं का नुकसान कर दिया। तलाक 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 बोलने से मतलब मान के चलो कितने अनसिक्योर रहती महिला, लड़ भी नहीं सकती, बोलो मैं लड़ूंगी, तलाक 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 बोल दिया तो 3 बार तलाक, भले आप लिख के दे दो, भले आप टेक्स्ट मैसेज कर दो, या भले हाँ कर सकते थे, है नहीं, 2019 में चेंज हो गया। एक बोलेगा, एक ही बोलेगा, पति बोलता है, पत्नी क्यों बोलेगी, तलाक 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 बस। पत्नी भी बोलेगी, पत्नियों के लिए बहुत कम अधिकार है। अच्छा, अरे अभी तो बहुत सारे ऐसे नियम है, कैमरा बनूंगा तब बताऊंगा। मेहर की राशि या इद्दत की राशि मुसलमानों में पहले होती है तय, शादी होती है ना कि आपका डिवोर्स होगा ना, तब कितने पैसे दोगे तो तय करते हैं। अरे बोल रहा हूँ, नहीं अब कुछ नहीं होता, आप कोर्ट जाना पड़ता है, तलाक तलाक से कुछ नहीं होता। ज्यादा मांग ली, लिख रखा है वो तो लीगल कानून है। आपकी जमीन 1 बीघा ना, आप बोलो मैं 4 बीघा लूं, कैसे मिलेगी,
फीस 1500 रुपए में, अब बोलो 2000 लूंगा आपसे, जरूरत है टेबलेट ला दोगे आप? हाँ मैं वही तो बोलता, कि तय है, लिख रखा है वहां कि आपको इद्दत की राशि इतनी देना है। इद्दत मतलब बुरे दिनों में, बुरे दिन 6 महीने तक चलते हैं, या दूसरी जगह सेटलमेंट नहीं हो जाए, शादी नहीं हो जाए, अरे बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, क्या हुआ? सर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने महिला को जिता दिया, लेकिन राजीव गांधी जी ने उस केस को बाईपास कर दिया। कुछ नहीं मिला, वो मर गई, हार गई वो केस जीत के भी हार गई, और केशवानंद भारती केस हार के भी जीत गए। चलो, फोकट बातें कभी खत्म नहीं होगी अब। हाँ, तो गोलकनाथ केस में क्या होता है, संसद मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती, और मौलिक अधिकार को प्रिवेल कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया, किसकी तुलना में? अब दो केस आए, एक तो क्या आया 1951 में, क्या बोला, डीपीएसपी को ज्यादा तवज्जो दी। 1951 में, जो सॉरी 1951 में दो केस हुए, एक तो हुआ चंपाकम दोराई राजन, और एक फर्स्ट अमेंडमेंट। इन दोनों में कौन इंपॉर्टेंट है? पहले में कौन इंपॉर्टेंट है? मौलिक अधिकार। दूसरे में कौन इंपॉर्टेंट? डीपीएसपी। तीसरे में कौन इंपॉर्टेंट हो गया? मौलिक अधिकार। अब चौथा, चौथा केस होता है, मैं भेज दूंगा आपको नोट्स और अच्छे से, केशवानंद भारती तो बता रहे। अगला केस होता है केशवानंद, अच्छा 25वां था, अच्छा 25वां बचा है क्या? एक मिनट, हाँ 25वां संशोधन हुआ। 25वें संशोधन में क्या, 24 और देखो, 24 और 25 लिख लो, 24 और 25 दो संशोधन है, 24वां और 25वां दोनों संशोधन है ना, 1931। इसमें क्या होता है, कुल मिला के 24 और 25वें संशोधन में, देखो अभी क्या बोला कि मौलिक अधिकार क्या है, बड़े हैं किसकी तुलना में? डीपीएसपी की तुलना में, और मौलिक अधिकारों को वैल्यू कौन देगा? न्यायपालिका, और डीपीएसपी को कौन देगी? सरकार। तो अब एक केस हुआ 24वां व 25वां संशोधन, इसमें आर्टिकल 368 में बदलाव किया गया। 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और कहा गया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में बदलाव करने की शक्ति है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। मतलब संसद आबाद हो गई कहां पर? बदलाव करने में। यहां क्या बोला था कि नहीं कर सकती, यहां भी बोला नहीं कर सकती, यहां बोला कर सकती, और यहां आके बोल दिया कि ये किसने करा? इंदिरा गांधी जी ने। 23-24 संशोधन, बाद में सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड घोषित करेगा। तो 368 में क्या बदलाव किया गया? संसद संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर सकती। अभी क्या बोला था गोलकनाथ में कि नहीं कर सकती, संसद के मौलिक अधिकार में बदलाव नहीं कर सकती, लेकिन इस केस में बोला कि बदलाव कर सकती। केस मतलब दो संशोधन, 1924 और 25वां संशोधन, और ये 31 बी और 31 सी जो कि भूमि संबंधी थे ना, ये सारे लैंड जो भूमि वगैरह थी ना, भूमि सुधार को खत्म करा था, भूमि सुधार से संबंधित केस थे ये। उसको लेकर मौलिक अधिकार को लेकर केस जाते थे कोर्ट में ना। खत्म, कोई नहीं, 24 और 25वां संशोधन लिखना है, बाकी ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि वर्णन करो, क्वेश्चन आएगा, मैंने बता दिया कि पूरा क्वेश्चन आएगा इसमें। हाँ, इस केस में किसमें? 24 और 25 में, जबकि गोलकनाथ में मौलिक अधिकारों को, 51 में नीति निषेध तत्वों को, देखो ना 9वीं अनुसूची में जोड़ा। हाँ लिखा है यार, अरे सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करने के लिए लाए थे ना। ये तो चंपकम दोराइजन केस में क्या हुआ कि न्यायपालिका मौलिक अधिकार में कुछ ज्यादा महत्व दिया, कि मतलब डीपीएसपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मौलिक अधिकार। तो इस केस को खत्म करने के लिए सरकार क्या लेकर आई? पहला संशोधन। इसमें क्या बोला कि डीपीएसपी ज्यादा जरूरी है किसकी तुलना में? मौलिक अधिकारों की तुलना में। मौलिक अधिकार डीपीएसपी जरूरी नहीं, डीपीएसपी मौलिक अधिकार से ज्यादा जरूरी है। डीपीएसपी मौलिक अधिकार की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। चंपकम दोराईराजन केस को बाईपास करने के लिए पहला संशोधन लाए। आगे समझ में प्रिया क्या? हाँ, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ
हाँ, ये आई बात समझ में बिल्कुल। इस केस में कहा कि फंडामेंटल राइट जरूरी, इसमें कहा कि डीपीएसपी जरूरी, और फिर गोलकनाथ में क्या कहा, मौलिक अधिकार में संसद बदलाव नहीं कर सकती, मतलब मौलिक अधिकार जरूरी। 24 और 25वें संशोधन में क्या कहा कि संसद को संविधान के किसी भाग में बदलाव करने का अधिकार है। अब अगला केस आता है केशवानंद। हाँ बिल्कुल, उदाहरण में वही डालने कहते, मैं भेजूंगा, पूरे नोट भेजूंगा, बहुत शानदार है ना। अभी ये भेज दूंगा, अभी क्लास हो जाएगी पढ़ेंगे ना अभी, वो अभी हाँ मौलिक अधिकार, हाँ मौलिक अधिकार। अरे अभी डीपीएसपी का भी पढ़ेंगे हम, आलोचना करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन आया हुआ ना क्वेश्चन, तो डीपीएसपी की आलोचना करनी पड़ेगी, उसका महत्व या उद्देश्य भी देखना पड़ेगा, है ना। हाँ, अब अगला होता है आपका कौन सा केस, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती में क्या बोला, के के ठीक है। अब इसी केस को लेकर आए थे ना, बहुत सारे केस को लेकर आया केशवानंद भारती जी केस, कि संसद को संविधान के किसी भाग में बदलाव करने का अधिकार है, छोड़कर मूल ढांचे को लेकर। मूल ढांचा मतलब क्या होता है, बोले मूल ढांचा मतलब जो लोकतंत्र के संचालन में जरूरी हो, जैसे कि लोकतंत्र, जैसे कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता, जैसे कि संसद, चुनाव, मौलिक अधिकार, ये सब क्या है, मूल ढांचा है। मूल मतलब आपके इंसान होने का मतलब हार्ट बीट चल रही है। बोले आपको मार डाला, बाकी आपको बहुत अच्छे कपड़े दे दिए, क्या करोगे उसको। तो मूल ढांचा मतलब जो संविधान की आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा, वो बोले मूल ढांचा क्या होता है। बोले मूल ढांचा कुछ नहीं होता है, हम समय समय पर बताएंगे मूल ढांचे में क्या शामिल है। तो हमने मूल ढांचा पूरा टॉपिक पढ़ा है, आप नहीं आए थे क्या उसमें, तो वीडियो देखो ना, वो वीडियो पूरा लिख रखा, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा सब समझ आ जाएगा, बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है। तो मूल क्या बोला, अब इसमें क्या कर दिया, इसमें भी किसको प्रिवेल किया, संसद, मतलब इसमें भी ज्यादा जरूरी क्या है, डीपीएसपी के बदलाव कर सकती है। तो केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, 1974, संसद बदल सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, ये हो गया है। 78 में आता है ना, 78 में आता है, 78 में ही तो 78 ही तो बोला मैंने, 78, 44वें संशोधन 1974। तो फिर भाई, अरे प्यार जीवन में, इसलिए मैं एक बात ये बोलता हूँ कि थोड़ा पेशेंस होगा ना, तब सब 42वें संशोधन में बताऊंगा भी, उसके बाद 44 में बताऊंगा। तो 42 में बताऊंगा कि क्या हुआ, इसके हम एक एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। 1973 में आ गए, अब हमें 1976 में जाना है, फिर 1978 में जाना है, फिर 2007 में आना है, तो यहाँ तक तो यार समझो। अब अगला वो वही बता रहा हूँ मैं कि वो क्यों पता है, क्यों हटाया उसने ना। तो अब अगला संशोधन होता है कौन सा, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन कब हुआ, 1900 1976। इसमें क्या करा बताओ, मौलिक अधिकारों से संबंधित, इस 42वें संशोधन, अच्छा ये किसने करा था, इंदिरा गांधी जी ने डीपीएसपी को लागू करने के लिए सारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर दिया। यहां क्या बोला, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ दिया, पर इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, लगभग लगभग डीपीएसपी को ऐसे नियम बनाए, और सारे नियम कहां डालते गए, वो 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, कब तक की बात है, 2007 से पहले तक हो सकता था, नहीं हो सकता 2007 के बाद होने लगा। अभी बताया ना आईआर कोयलियो केस में कि इसके बाद 9वीं अनुसूची, इससे पहले नहीं होता। तो इंदिरा गांधी जी ने डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए क्या करा, मौलिक अधिकारों को खत्म करा। तो देखो क्या लिख रखा है, इसमें नहीं लिख रखा, मैं बता रहा हूं कि 42वें संशोधन का यह असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें डीपीएसपी को पूर्ण प्राथमिकता दी गई थी। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ। तो सरकार ने क्या करा कि मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा, लागू करवा, मौलिक अधिकारों को हटा सकती है डीपीएसपी को लागू करवाने के। और एक आर्टिकल 31C, बताओ 31C में क्या है, हाँ डीपीएसपी को, हाँ यही संबंधित है कि डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए सरकार मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है, उसको बहुत बढ़ाया, संपत्ति से संबंधित है और मौलिक अधिकारों को
सस्पेंशन से संबंधित है। मौलिक अधिकारों पे प्रिवेल का मतलब होता है मौलिक अधिकारों को खत्म करना, किसके बजाय? डीपीएसपी के बजाय। तो उसको बढ़ाया किसने? इंदिरा गांधी जी ने बढ़ाया। कुल मिला के 42वें संशोधन में डीपीएसपी को ज्यादा वरीयता दी गई, किसकी तुलना में? मौलिक अधिकार की तुलना में। अब ये देख रही सरकार, विपक्ष, तो इसको लगा कि यार सरकार तो बहुत मिसयूज कर रही है, न्यायपालिका की बातें का भी जुगाड़ निकाल रहे। तो मैंने बोला कि आप एक कान पकड़ो, तो किसी ने ऐसे कान पकड़ लिया, बोलो अरे कान दुख रहा है मेरा। तो आपको बोला ना कान पकड़ो मतलब ये ऐसे होता है, बोलो अरे सर हाथ नहीं जा रहा मेरा। तो सरकार ने ऐसे जुगाड़ निकाला। न्यायपालिका ने बोल दिया आप ये मत करो, बोले हम ये करेंगे। मैंने बोल दिया कि कल से कोचिंग नहीं आएंगे, बोले हम कल से नहीं आएंगे। बोले परसों मंडे के दिन आ गए आप, संडे के दिन ही आ गए। बोले सर कल का बोला था ना, कल कोचिंग नहीं आएंगे, संडे को थोड़ी बोला क्या? तो सरकारों ने ऐसे जुगाड़ निकाले कि ये बोल दिया कि यहां मत करो, उसका तीसरा रास्ता निकाल लिया। अब अगला संशोधन होता है एक और, कौन सा? लास्ट संशोधन होता है मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स में क्या हुआ? मिनर्वा मिल्स में बोल दिया कि ना मौलिक अधिकार जरूरी ना डीपीएसपी, दोनों जरूरी है। दोनों एक गाड़ी के दो पहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब ना मौलिक अधिकारों के बिना डीपीएसपी का काम नहीं कर सकता और डीपीएसपी की ना मौलिक अधिकारों का काम नहीं कर सकता। इस प्रकार हमने संबंध स्थापित की कि पहले डीपीएसपी था, फिर फंडामेंटल राइट था, फिर मौलिक अधिकार। अब इन तीनों केस के बारे में दो दो तीन तीन लाइनें लिखना है आपको। 7 नंबर या 10 नंबर में आए तो दो दो तीन तीन 4 लाइनें, इसके अलावा हाँ मैं भेज दूं। फैक्ट्री व्यक्ति का था मिनरवा मिल्स, मिल फैक्ट्री नहीं था यार। मिनरवा मिल्स का मतलब नहीं, व्यक्ति का सरनेम था ये भी पंजाब में एक जमींदारी था, लैंड लॉर्ड ही था, उससे संबंधित केस था। मुझे देखना पड़ेगा पूरा, पढ़ा था लेकिन भूल गया यार मैं। किसने नहीं बोल दिया? वो उस दिन नहीं डाली थी, अब कल 3 वीडियो डाली, 3 वीडियो डाली ना, कल या परसों। तो ये तीनों केस हो गए। तो अब आप इसमें क्या करेंगे? मौलिक अधिकार और नीति निर्देश के तत्वों में संबंध, इन 4-5 केस को लिखे, एक एक लाइन में लिख ले। इस केस में ये कहा, इस केस में ये कहा, इस केस में ये। संबंध का मतलब ये केस ही लिखना है बस, संबंध का मतलब यही लिखना है। अब अगला हम देखेंगे कि डीपीएसपी की आलोचना। 2 मिनट रोको, तो इसको घबरा गए सब, रोको। अब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में हमने क्या देख लिया? संबंध। अब हम देखेंगे डीपीएसपी की आलोचना। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। अभी क्वेश्चन आया था ना कि डीपीएसपी का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिसाइज करना है इसको, एवेल्युएटिव क्रिटिसिज्म। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में पहली आलोचना क्या आएगी कि बातें तो बड़ी बड़ी लिख रखी है, पर समस्या है कि कानूनी अधिकार नहीं मिले उनको, कानूनी कोई बेस नहीं। तो क्या है? कानूनी दृष्टिकोण से इनका कोई महत्व नहीं, मतलब इनको बचाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। आ गई बात समझ में? और ये करेगी सरकार ने, वो करेगी, लेकिन इनको मैंने बोल दिया कि कल से अगर कोई बोला तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा, बोलना मत। तो आप बंद होगे बोलना, बोलोगे। लेकिन मैंने कल बोला कि अगर कोई बोला कि 4 लठ पड़ेंगे, एक बार बोला कि किसको देख लिया 4 डंडे, तो आप बोलोगे नहीं। तो मौलिक अधिकार क्या है? कानून, ये लठ पड़ने वाला। और ये मौलिक, ये डीपीएसपी क्या है? बोले चलो ठीक है मत बोलना, नहीं बोलोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा क्यों रहेगा? आप नहीं मानो, बोले हमें नहीं लगता अच्छा, हम नहीं बोले। तो डीपीएसपी का कोई लीगल राइट नहीं है ना। तो क्या है? नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना क्या की जाती है कि कानून की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इनको लेकर न्यायालय नहीं जा सकते और ना ही सरकार इसके ऊपर प्रतिबद्धता है कि इसको देना है। तो सरकार, तो अगर किसी चीज की कोई कानूनी महत्व नहीं तो उसकी आवश्यकता क्या है? क्यों, जो क्या पड़ा है, मत लाओ इनको, तो खा रहे हो पेन आप, है ना। और नीति निर्देशक तत्व क्या है? आदर्श है ये। आदर्श क्या होता है? पिक्चर देखी किसी ने? मूवी देखते हैं ना आप लोग। अब मूवी में पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका में कितना प्रेम रहता है? असली में इतना रहता है क्या? नहीं रहता। असली में तो कहा, देखो मूवी में क्या रहता है, पति पत्नी के बीच अच्छी अच्छी बातें हो रही है। असली में बोले फीस देना है, कमरे किराए भरना है, बोले वहां जाना, मौसर में जाना, बोले नहीं जाना मौसर में, बोले जाना है, बोले वहां बुआ जी के वहां जाना है, वो माता जी मान तब उतर रहे। तो ये क्या लड़े? पिक्चर में ऐसा होता है क्या? क्या मूवी में तो अच्छी अच्छी बातें, घूमने जा रहे हैं, वो मनाली घूमने जा रहे, रियल में बोले मना, मेरा दोस्त घुमाने ले गया था उसकी लाड़ी को, शादी हुई कहाँ 2 किलोमीटर दूर, हमारे मनु ने महादेव है, मैं क्यों क्या जा रहा घुमाने, बोले मयूने जाऊंगा यार। ने अपने गांव में क्या होता है, बिरु बाबू जी वहां धोखो लगाने पे बस।
आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। संजना नहीं बोले इनकी शादी हो गई, आप बड़ा बोल रहे हो, क्या बात है? बहुत लोगों को धोखा है आपने, मतलब मुझे लग रहा है ना? बहुत लाड़ियों के साथ घूमे आप। चलो, तो इनका कोई क्या है? हाँ, तो आप ऐसी चीज बोलो ना कि जो संविधानिक 5-10 चीजें, 10 चीजें मत रखते, बस 2 चीजें रख देते और उनको फंडामेंटल राइट में रख देते। जिस चीज का कोई आदर्श चीजें हैं, आदर्श चीज थोड़ी मानते। बोले गांधी जी ने बोला था कोई एक झापट रखे, आप एक और गाल कर दो, 4 रख दें लोग। बोले एक नहीं, बोले 4, 2 ऐसे कर दो, दोनों हाथों से रखे। फिर तो डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए कोई कानूनी राइट नहीं है, तो इनको संविधान में नहीं लाना था। ये एक आलोचना। दूसरी आलोचना क्या है? अव्यवहारिक और अनुचित। अव्यवहारिक कैसे? हर बार इनको ले लेकर क्या होता है? अलग निर्णय आते रहते हैं, है ना? बोले कैसे लागू करो, ये लिख नहीं रखा, बोले लागू कैसे कराएं, क्या होगा, बस लिख दिया डीपीएसपी लागू। तो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अधिकतम, ये तो सिद्धांत जैसे कि क्या है, नशाबंदी सिद्धांत। अब आपने नशाबंदी, मद निषेध प्रतिशत लिख रखा है, सरकार के रेवेन्यू खत्म हो जाए। मध्य प्रदेश में दारू बंद कर दे, सिगरेट बीड़ी बंद कर दे, पैसा कहां से आए सरकार के पास? सरकार का सबसे बड़ा सोर्स क्या है पैसे का? शराब और ये। तो ये तो फोकट, और लोग दारू छोड़ेंगे क्या? अरे बहुत सारे लोग तो पानी भी नहीं पीते, सुबह उठते ही दारू पीते हैं, चाय वाय। सुबह पहले ही उठते ही दारू पी लिया। मांग लेते लोगों से, या 4 दिन काम कर लो, 8 दिन दारू पियो, फिर काम कर लो, फिर दारू पियो। वो है ना 4 बाग दर्शन वाले, आज रहो कल का क्या है, पर कल हो गया तो समझ। और कल होता है अधिकांश लोगों के जीवन में। हम सब ने कोरोना वायरस देखा, बोल लग रहा था इतने मर रहे, हम मरे क्या? वही ना, वही बात। तो तो आप तो छोटे बच्चे रहे होंगे कोरोना में। हाँ, हाँ, हाँ। चलो, तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? व्यावहारिक नहीं है, फोकट बात है इसमें। आदर्श बात देखो, आदर्श बात लिख दी, बोली ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। आदर्श बातें आदर्श ही अच्छी लगती है, किताबों में अच्छी लगती है ना? वो आपने स्टोरी सुनी होगी, गांधी जी को एक बार मम्मी लेके गई कि बोले हमारे बेटे को बापू ये छुड़वा दो, आप शक्कर छुड़वा दो। बोले पहले मैं भी खाता था। तो ये आदर्श बात है। आजकल टीचर पढ़ा रहे, लगे नहीं वो भी, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं एमपीपीएससी में लगता हूँ, गांधी की बात मानता अगर मैं, तो पहले मैं लगता उसके बाद आपको पढ़ा था, पर मैं तो लगा ही नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आदर्श बातें सिर्फ सुनने में, कहने में, उदाहरण देने में अच्छी लगती है, रियलिटी तो अलग ही है। और जरूरी नहीं जो सिलेक्ट है वो गलत सही ही पढ़ाए, और जो सिलेक्ट नहीं है वो गलत ही पढ़ाए। ये तो प्रोपोर्शनल चीजें होती है ना। अब अगली चीज है आपका, हाँ, तो ये शराब बंद कर दोगे तो सरकार का आय का सोर्स कम हो जाएगा। आय का सोर्स कम होगा तो सरकार लोगों को भला कैसे कराएगी, है ना? और क्या लिख रखा है? बिहार में दारू बंद कर रखा है, गुजरात में कर रखा है, लेकिन मिलता है वहां तो। पुलिस के पास जाता है क्या? पुलिस के पास पैसा चला जाएगा, अवैध दारू चल रहा है। अच्छा, ठेके पे जाता है ना, वो तो लीगल दारू रहता है। लीगल मतलब उसमें अगर कुछ केस हो तो आप केस लगा सकते हो, लेकिन जो अवैध रूप से उसमें कोई केमिकल मिला दिया, जैसे खटिया बनता है गाँव में, है ना, इधर अपने झाबुआ साइड, और है ना महुए का, है ना, और गाँव गाँव में अब यूरिया से बनाने लगे लोग आजकल। महुए कहाँ से लाए, इतना यूरिया डाल देते, यूरिया खाद नहीं आता है, यूरिया वो डाल। मर जा, क्या मर जाओ, धीरे 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 आपका खत्म करते रहते, पेट खत्म हो गया है। ओरिजिनल दारू तो थोड़ा निकलता है, मतलब बहुत 3-4 दिन लगते हैं उसमें, और लोग कितने बना रहे हैं। पोटलियां बेचते हैं 20-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए की पोटली, 50 रुपए की पोटली, 100 रुपए। दूध लेके आते हैं ना, ऐसी थैली में आता है वो दारू, ने लोग डायरेक्ट पी लेते उस थैली से ही। खातिया दारू का नाम है। नहीं, समाज नहीं है, खातिया दारू का नाम है। अच्छा, अगली चीज आ रही है, डीपीएसपी को लागू करवाने में साधनों की उपेक्षा की जा रही है। इसका मतलब क्या होता है? आई वॉज जर्निंग वेरी वेरी, अभी एमपी असिस्टेंट, इसमें यूजीसी नेट में क्वेश्चन आई है सेम, ये आया था, मैं पढ़ के नहीं गया।
है ना। क्या कहा है कि संविधान का अध्याय केवल उद्देश्यों की व्याख्या करता है ना। हमने ये बोल दिया हम ये करेंगे वो करेंगे फलानी बात करेंगे, लेकिन वो करेंगे कैसे। तीसरा पॉइंट, साधनों की उपेक्षा। कि आइवर जेनिंग का विचार है संविधान का अध्याय केवल उद्देश्यों की व्याख्या कर, उद्देश्य मतलब हम ये कर देंगे, लेकिन करेंगे कैसे। मैंने बोल दिया हम पूरा सिलेबस करवा देंगे, लेकिन ये नहीं पता हम कितनी क्लास लगाएंगे, कितने दिन पढ़ाएंगे, कौन कौन पढ़ाएगा। मैंने बोल दिया हम पूरा सिलेबस करा देंगे, भरोसा रखो। कैसे कराओगे, क्या पॉसिबल है, कर पाओगे, कितनी क्लास लगेगी, ज्यादा बच्चा अगर क्या होगा, नहीं बेच हो गई तो क्या होगा, ये सब हमने क्लियरिटी कुछ नहीं है। डीपीएससी को लागू करवाने की क्लियरिटी नहीं है, बस बोल दिया हम ये लागू कराएंगे। और उद्देश्यों के साधन का वर्णन नहीं किया गया। बोले पैसे लाएंगे कहां से। सरकार ने बोल दिया हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे, बोले हम सभी को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, उसके लिए पैसा चाहिएगा ना। मद निषेध बंद करो, ये करो, तो फिर सरकार दुधारू पशु कहां से लाके देगी सबको, सबको पैसे लाके कहां से देगी, है ना। तो साधनों की उपेक्षा की जा रही और कुछ नहीं। और डीपीएससी को लागू करवाने के लिए सरकार कभी कभी क्या करती है, पैसे का उपयोग कर लेती है सरकारें, है ना। जैसे अभी मोदी जी, जैसे अलग अलग सरकारें अलग अलग रेवड़ियां बांटती है, उससे राष्ट्रीयकरण नहीं हो पा रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। मतलब ये है कि डीपीएससी को लागू करवाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा किसका, लोगों के टैक्स का होगा। उस लोगों का टैक्स का समाज का भला तो क्या मतलब लोगों को बांटने में रखेंगे पैसे, उससे क्या होगा, विकास नहीं हो पाया। 1500 रुपए आ रहे हैं, 1500 रुपए से कितना बटन, मैंने बताया था 51 लाख करोड़ रुपए पूरे देश में बांट दिए सरकार। उन 51 लाख करोड़ रुपए स्कूल बना देते, अच्छे टीचर रिक्रूट कर लेते, अच्छे कॉलेज बना देते, है ना। लोगों को अच्छा महिलाओं को कोई कोई बात नहीं, लाडली बहनाओं को इतना ही सोचना है, एक एक मशीन बांट दो, सिलाई मशीन बांट दो, या एक एक गांव में ऐसे 5-5 महिलाएं भेजो प्रशिक्षण के लिए, जो उनको मेहंदी सिखा रही है, कोई मेकअप सिखा रही है, कोई कपड़े सिलना सिखा, कोई ब्लाउज बनाना सिखा रही है। भाई सरकार का इंटेंशन तो रहता है उनको, पर वही बात है, सरकारें का तो इंटेंशन अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना। अभी देखो हर सरकार चाहती है कि हमारा रतलाम अच्छा हो, है ना, लेकिन इंदौर में ही साफ सफाई, रतलाम में क्यों नहीं, क्योंकि रतलाम के लोग हम खा के फेंक देते। हाँ। अब अगली बात आ रही है, तीन बातें हो गई। पहला तो क्या है, संचालनों की उपेक्षा अव्यवहारिक और अनुचित है, और पहला क्या देखा था हमने, कानूनी दृष्टिकोण। चौथा है आपका संवैधानिक वन, हमने बताया ना अभी, हर बात को लेकर बोले संविधान में व्याख्या क्या है, ये क्या है, केस चले जाते हैं, तो आधी टाइम जो केस में कोर्ट में लड़ाई होती रहती। तो आलोचकों का क्या कहना है कि राष्ट्रपति जो संविधान के संरक्षण की शपथ लेते, हाँ, कुल मिली यही बात है। डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए सरकार और न्यायपालिका में मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में लागू होते हैं, तो आधे टाइम क्या होगा चीजें। और अगला है, बाकी पढ़ना नहीं है तो छोड़ो इसको, किसी को नहीं, हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का महत्व, मत पढ़ना इसको किसी को, है ना, मत पढ़ना, आगे छोड़ो। इतने नंबर का नहीं आएगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन अधिकतम 7 नंबर का आएगा, तो जितना बताए ना एक बार पढ़ लेना इसको, कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, ठीक। अब अगला हम देखेंगे इसका महत्व क्या है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी महत्व या इनका औचित्य, इनकी उपयोगिता। क्वेश्चन आ गया, चलो कल लिख लेना, 7 नंबर में लिख लेना, आप क्वेश्चन सुन लो, बस लिखो मत कि मौलिक अधिकारों, सॉरी, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, तो हम अभी आपको बताएंगे क्या क्या उपयोगिता है। क्या है कि नीति निर्देशक सिद्धांत शासन की सफलता और असफलता का मापदंड, यही बात है कि सरकार के लिए जिम्मेदारी है ये, आपको जिम्मेदारी दे दी कि देखो आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाने भेज रहे, तो आप कम से कम पढ़ाई तो करो। नैतिक रूप से आपको रोज टॉर्चर कर रहे हैं कि देखो नहीं पढ़ोगे तो आपका ही नुकसान होगा, तो आपके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ, अभी प्री क्लास चलाते हैं तो आधे टाइम नहीं आते लोग, 1500 रुपए ले रहे हो, बोले फीस बिगड़ रही यार, चलो यार, ऐसा रहता है। सेम यही सरकार के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किसकी, इनको लागू करवाने की। तो पहली चीज क्या है, पहला महत्व क्या है कि नीति निर्देशक सिद्धांत शासन की सफलता व असफलता का मापदंड है। अगर लोगों में शासन को लेकर, सरकार को लेकर अच्छा भाव है, तो मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों का सही इंप्लीमेंटेशन हो। क्या लिख रखा है, इसलिए जनमत के भय के कारण सरकार निरंकुश होने से रोकती, यही बात है। अब मोदी जी, भले ये संवैधानिक व्याख्या नहीं है, पर सरकार ने मनरेगा दिया कि नहीं दिया, वोट के लिए, तो यूनिफॉर्म मनरेगा क्यों लाए, कुछ दशा में काम लिख रखा था ना,
तो कुछ दशा में काम क्यों लाए? क्योंकि सर लोगों को वोट मिलेंगे। मनरेगा एक एक्ट है जिसमें काम मिलता है लोगों को, ऐसा लेकर आए। एट्रोसिटी एक्ट लेकर आए कि ST SC के वोट कहीं चले नहीं जाए। ऐसे समय समय पर सरकारें क्या करती है, नैतिक रूप से लागू करने का प्रयास करती है। अब अगली चीज आ रही है, हाँ, अच्छा, अब लोकतंत्र में क्या होता है, सभी विचारधाराओं का समावेश है। सभी विचारधारा मतलब इसमें गांधीवादी बातें भी लिख रखी है, उदारवादी बातें भी लिख रखी है, समाजवादी भी लिख रखी है, पूंजीवादी भी लिख रखी है। मतलब लोकतंत्र को के संचालन के लिए देखो, अपने देश में क्या आपको लगता है सब एक जैसे लोग हैं? मॉडर्न लोग भी है कुछ जो बहुत एडवांस चले गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2050 में चले गए, कुछ लोग ऐसे जो 1450 में जी रहे, कुछ लोग ऐसे जो 3000 में चले गए। इतने एडवांस है ना, तो उनके लिए अलग अलग विचारधारा है, कुछ गांधीवादी है, कुछ पूंजीवादी। उन सबको समाहित कहाँ किया गया है? DPSP में, कि सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे थे। पहली उपयोगिता क्या थी? किनको लेकर आए? सरकार के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी। दूसरी उपयोगिता क्या है? कि ये है तो सभी लोगों का से है, मतलब सभी लोगों की वैल्यू है इसमें। और तीसरी बात क्या है? अनुच्छेद 19 में क्या है? निर्बंध लगाए गए हैं, और निर्बंध लगाने को लेकर, अच्छा, सरकारें निर्बंध नहीं लगा सकती ज्यादा, क्योंकि इसमें ये छोड़ो इसको, इनको न्यायालय में अपने निर्णय के लिए। अच्छा, जो DPSP को लागू करवाने के लिए या फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई भी केस अगर जा रहा है ना, तो न्यायपालिका इसका रेफरेंस लेगी। भले ये लिख नहीं रखा है, पर DPSP का रेफरेंस जरूर लेती है हर जगह। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केस आए ना, आप देखना हर केस में, केस तो 5, 7, 8 हजार 10,000 पेज का आता है, पर हर केस में बोलते हैं DPSP को लागू कराने के लिए सरकार ने क्या करा। आपकी आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, भले क्लास मत आओ, पर नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना। हम पूछते हैं ना कि क्लास क्यों नहीं आ रही, क्या नहीं। सेम ऐसे ही DPSP को लागू करवाने के लिए कोर्ट पूछता है किससे? सरकारों से, क्या आपने कब लागू करा है, क्या करा, ये सब चीजें। और शासन के मूल्यांकन, बाकी चलो, ये 3-4 पॉइंट है कि शासन के मूल्यांकन का आधार है। देखो, लोकतंत्र में सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होती है? कि उसने सरकार की जो जिम्मेदारियां दी वो पूरी करी कि नहीं करी। अब आपकी जिम्मेदारी कब है? मैंने होमवर्क दिया, करके ला रहे कि नहीं ला रहे। ये सब चीजें जब आप करोगे तो हम मान लेंगे अच्छे स्टूडेंट हो। तो सरकार को DPSP कितने लागू करवा रही है, तो मूल्यांकन करेंगे ना कि इस 5-6 मौलिक 8-10 DPSP उसमें से सरकार ने कितने लागू कराए। बोले 44 करा दिया, तो 44 कराने का प्रयास कर रही, 41 करवा दिया, मानवीय दशा में काम, तो हम देखेंगे कि कितना प्रॉपर काम करा रही है। 2-3 पॉइंट और उसके बाद चले जाना है ना। अगला क्या है? आर्थिक लोकतंत्र में सहायक क्या होता है? क्या है कि नीति निर्देशक सिद्धांत। आर्थिक लोकतंत्र मतलब गरीब लोगों को भी क्या दे रहा है? वैल्यू दे रहा है। हमने बोला ना कि कुछ दशा में काम, देखो अमीर लोग उनको तो काम ही मान के चलो, शिवानी को काम मिल जाएगा, अंकित को काम मिल जाएगा, पर जो बेचारा गांव में उसका क्या? अर्थ अर्थ आर्थिक रूप से तो पीछे रह जाएगा। तो आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए DPSP सहायक होते हैं। तो आर्थिक लोकतंत्र का मतलब पैसा भी लोगों के पास आने लगे जब वो काम करें। और सरकार ने मनरेगा बनाई ना। मनरेगा मतलब जो अनस्किल्ड लोग है ना, उसको काम देती है सरकार। उनको कुछ भी नहीं आता है, पुताई का काम करो, उसमें कोई स्किल काम नहीं है, गड्ढे खोदने का काम करो, सरकारी काम चल रहा है वो करो, सरकार आपको पैसा देती है। मिनिमम 268 रुपए फिक्स कर रखे अभी, पहले 125 ऐसा कुछ था, फिर 149 था, 268 पर डे, और एक साल में 125 दिन काम मिलता है। क्योंकि 4 महीने पानी गिरता है ना, 4 महीने पानी है, ये रजिस्ट्रेशन होता है बस। जो गांव के लोग हैं ना, सब उनका गांव में वो। अब अगला है आर्थिक लोकतंत्र में सहायक। देख लिया कर्तव्य बोध का आवास। कर्तव्य बोध मतलब अब आपको मैं रोज बोलूंगा, बोले आपके मम्मी पापा भेज रहे हैं, आप पढ़ते नहीं, शर्म नहीं आती, तो आपको कर्तव्य बोध करा रहे कि आपके मम्मी पापा क्या कर्तव्य है। आपका, आपके मम्मी पापा ने आपको आजादी दे दी, आपका कर्तव्य क्या है? पढ़ो। तो कर्तव्य बोध का आभास किसको कराती है? सरकार को कराते हैं। और लास्ट है आपका, है सभी, फिर वही बोला आपने, सुप्रीम कोर्ट बोलता रहता है ना बार बार कि आपने कितना लागू करवाया, इसको क्या करा। तो किसी भी चीज को इंटरप्रेट करेंगे तो DPSP लिखेंगे। क्या लिखा? राज्य के, मैं बताने वाला उससे पहले आपने पूछ लिया, कहाँ चले गए? कर्तव्य बोध देखो ना, संविधान की व्याख्या उसके बाद है, आपने गलत लिखा ना। हाँ, तो संविधान की व्याख्या में सहायक का मतलब ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को इंटरप्रेट करेगा ना, तो DPSP का रेफरेंस लेगा कि सरकार ने क्या करा, या बोलेगा कि देखो DPSP में तो ऐसा लिख रखा है। देखो, जो संविधान में लिख रखा मतलब जरूरी है, खत्म बात। ऐसा नहीं कि बोले इसका हमने आलोचना कर दी, आलोचना के साथ अच्छी बातें बताना।
और लास्ट में आपके जनमत की शक्ति। यही बात है कि डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए लोगों की वैल्यू है। लोग बोले, लोग जैसे आपको डीपीएसपी पता चल गए तो सरकार ने कितने लागू करवाए, ये तो लोग इसके आधार पर वोट देते। मनरेगा दे दिया, जीत गई सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार जीत गई मनरेगा के बाद। मोदी जी ने क्या करते, 5 किलो अनाज किसानों को 6,000 रुपए दिए। आवास योजना तो पहले ही चल रही थी, कब से इंदिरा गांधी नाम था, इनका नाम चेंज कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। आवास योजना देखो, सरकारें सिर्फ नाम चेंज करती या नई नई योजनाएं लाती। 80% योजनाएं कांग्रेस ने चला रखी थी पहले, उनका 100% का नाम चेंज कर दिया। कांग्रेस ने भी ऐसा करा था, बीजेपी की योजनाओं का नाम चेंज कर दिया, बीजेपी भी ऐसा कर। हाँ, स्वच्छ भारत और ये सब अलग अलग नाम से चलती थी, लेकिन इनका मास जो फैला हुआ, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन तो पहले भी था 2020 से पहले, लेकिन 2020 के बाद सबके पास आ गया, कोरोना के बाद आया ना। सेम ऐसे ही ये योजनाएं तो थी, लेकिन आयुष्मान कार्ड योजना भी थी, दूसरे नाम से थी, आवास योजना भी थी, लेकिन वो नाम चेंज थे। लेकिन अब इनके आने के बाद उसको प्रचार प्रसार बहुत करा, बैनर कितने रहते तो लोगों को पता चल गया। श्रमिक कार्ड यही रहता है जो अश्रमिक, जो जैसे कि एक दिन कमा के खा लिया, उन लोगों के लिए बनता है, जो संगठित नहीं, उनके लिए बनता है श्रमिक कार्ड, है ना। संबल योजना को, श्रमिक कार्ड और संबल योजना एक ही नाम है ना। श्रमिक कार्ड, संबल योजना और श्रमिक कार्ड एक ही। श्रमिक कार्ड मतलब संबल कार्ड ही श्रमिकों का बनता है। श्रमिक कौन होता है? श्रमिक और संबल एक ही होता है। श्रमिक और संबल लगभग एक ही है। क्यों बनाना है? एक पॉइंट और बस। हाँ, राज्य के नीति नैतिक तत्व क्या है? संवैधानिक महत्व तो ऐसा है कि सरकार की जिम्मेदारी है नैतिक के लागू करवाना, बाकी इसको कुछ नहीं पढ़ना। ये हो गए आपके डीपीएसपी पूरे नहीं हुए। अब हम पढ़ेंगे समान नागरिक संहिता कल। समान नागरिक संहिता 25, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ये खत्म। कौन सा? ये संवैधानिक नहीं है तो सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है, ये बंद कर दो। कर्म कांड कौन सा होता है यार? अरुण, वीडियो बंद कर दो। कर्म कांड, अरे कर्म कांड को ये श्रमिक कार्ड को गांव में बोला जाता है।